एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर्स। हमने आपको बेसिक्स बता दिए थे मैथमेटिक्स के, और अगर बीच में जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे साथ में। फिजिक्स का एक पोर्शन है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स का टूल, फिजिक्स का हथियार, नाम है उसका वेक्टर। वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वेक्टर के बिना पूरी फिजिक्स अधूरी है। वेक्टर की हेल्प से हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन में काफ़ी सवाल सॉल्व करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को करते हैं, रिलेटिव मोशन को करते हैं, फोर्स कॉन्सेप्ट को करते हैं, वर्क पावर एनर्जी करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि खाली वेक्टर की हेल्प से सॉल्व हो जाती हैं। उसके अलावा इसका यहाँ 11th क्लास के अलावा बाकी 12th क्लास में भी काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, उसमें आपको वेक्टर दिखेगा, पूरी की पूरी मैग्नेटिज्म में आपको वेक्टर दिखेगा। तो वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वेक्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है और उसको समझना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप सारे लोग आ जाइए जल्दी से, और बहुत ही ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर एक्चुअली में होता क्या है, देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, बिल्कुल एकदम बेसिक से। फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ इसकी हर एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हर एक वो चीज़ जिसे हम लोग माप सकें, जिसके मेजर कर सकें, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे लंबाई हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, मतलब द्रव्यमान हो गया, है ना, एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, इन सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मापते हैं। सो दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज पूरे भौतिक विज्ञान में ढेर सारी हैं। ठीक है, पूरे भौतिक विज्ञान में फिजिकल क्वांटिटीज ढेर सारी हैं। कितनी सारी हैं? ढेर सारी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, तो पूरी की पूरी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे ये मान लो कि किसी कोई मेला है, कहीं किसी कस्बे में, किसी शहर में मेला लगा है, तो मेले में आए हुए लोगों को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसके बेसिस और दूसरा उनके गुणधर्म के आधार पर, मतलब उनके साइज के बेसिस पर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मेले में आए हुए लोगों को दो तरह से अगर हम अलग करना चाहें, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 6 फीट से नीचे के लोग, 6 फीट से कम हाइट के लोग इधर हो जाएं, और 6 फीट से ज़्यादा या 6 फीट से बराबर के लोग इधर हो जाएं। तो तुम्हारा ये साइज के बेसिस पर मैंने उनको अलग कर दिया। दूसरा हो सकता है तरीका कि मैं बोल दूं भाई ऐसा है, गोरे गोरे लोग इधर हो जाएं, काले काले लोग या सांवले लोग इधर हो जाएं। तो गोरे लोग इधर, सांवले लोग इधर। तो गोरे गोरे ये, सांवले ये उनकी प्रॉपर्टी है उनके शरीर की। ठीक है भाई, ये चीजें नेचुरल है, तो ये नेचुरल प्रॉपर्टीज है उनकी, तो हमने नेचुरल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अलग कर दिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या थी कि भाई जैसे कोई 6 फीट से ज्यादा था, कोई 6 फीट से कम था, तो ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो हमने इसी बेसिस पर लोगों को जैसे वहां पर डिफ्रेंशिएट किया, भौतिक विज्ञान में फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम लोग ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और उनको हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, उनको हम लोग दो तरीके से ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं, यूं करके, जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, उनको हम लोग दो तरीके से ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं ऐसे करके, ये क्वांटिटी जो है ना, हम लोग उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है। साइज के बेसिस पर जब हम लोग अलग करते हैं, साइज के बेसिस पर, ठीक है ना, और दूसरा तुम्हारा प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, तब हम लोग देखिएगा किस तरीके से इनकी नाम निकाल के लाते हैं। जब हम लोग साइज के बेसिस पर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइज, ठीक है ना, हाँ, जब हम लोग इनको साइज के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे करके, यूं करके, तो तुम्हारा ऐसे करके, एक मिनट, हाँ, साइज के बेसिस पर जब हम लोग ऐसे करके अलग करते हैं इनको, तो हम लोग लाते हैं, एक तुम्हारी क्वांटिटी आती है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल राशियां। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी तुम्हारी आती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, इनको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है जिनको उत्पन्न किया गया हो, बनाया गया हो। ठीक है, तो ये तुम्हारी इस तरीके से ये हो जाती हैं। दूसरी चीज,
फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जब हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब हो जाता है मूल, मुख्यतः जो ओरिजिनल होती हैं, जो किसी से मिलके नहीं बनी होती, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल, हिंदी में बोलते हैं मूल राशियां। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये कह सकते हो कि सबसे छोटी क्वांटिटीज होती हैं, किसी के सहयोग से, किसी के जोड़ने घटाने गुणा भाग करने से ये नहीं बनती, ठीक है। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल लड्डू, अगर हम बात करें जैसे बेसन, जैसे मान लीजिए बेसन की हमने बात करी, ठीक है, चीनी की बात करी हमने, ठीक है ना, और हमने मान लीजिए पानी ले लिया, ठीक है ना, मान लीजिए हमने घी ले लिया, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें जब मिलती हैं, तो बनता है क्या? लड्डू। तो बिल्कुल ये तुम्हारा बनता है लड्डू। तो लड्डू जो है ना वो डिराइव किया गया है, लड्डू को बनाया गया है। किनसे बनाया गया है? बेसन, चीनी, पानी, घी, इनसे मिला के लड्डू बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं घी की, तो घी अपने आप में फंडामेंटल है। घी को बनाने में किसी चीज की मदद नहीं ली गई, मतलब घी बनाने में कई चीजों को नहीं मिलाया गया है। वैसे ही बेसन को भी बनाने में किसी की मदद नहीं ली गई। पानी भी अपने आप में है, चीनी भी अपने आप में है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो फंडामेंटल होती हैं, उनको बनाने में किसी भी चीज, किसी भी अदर क्वांटिटी को ना जोड़ा जाता है, ना घटाया, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड किया जाता है। मगर जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, इनको किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो एग्जांपल्स हैं, ये तुम्हारे टोटल 7 हैं। एक है तुम्हारा फॉर एग्जांपल एक है तुम्हारा जैसे लेंथ, ठीक है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंबाई, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है तुम्हारी मीटर। अच्छा, तुम्हारी लेंथ हो गई, ठीक है ना, ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। दूसरा तुम्हारा हो गया मास, ठीक है ना, और तीसरा तुम्हारा हो गया टेम्परेचर, और तुम्हारा अगला हो गया, एक तुम्हारा मास हो गया ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ मास हो गया ऐसे करके, और तुम्हारा एक अगला तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, और तुम्हारा जो अगला हो गया वो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। और तुम्हारा एक हो गया, हाँ ये हो गया, और तुम्हारा ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्य की मात्रा। ये तुम्हारी 7 क्वांटिटीज हैं टोटल, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो एक तो तुम्हारा ये हो गया, और दूसरा तुम्हारा हो गया क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक। ये हो गया तुम्हारा एक ऐसे करके ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, और एक तुम्हारी कोई और रह रही है, देखो लेंथ हो गया, मास हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक क्वांटिटी और रह रही है, देखो उसका नाम क्या है? ठीक है, एक मिनट, ये तुम्हारी लेंथ ऐसे करके थोड़ा ज़्यादा जगह घेरे हुए है, ठीक है। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और देखो एक चीज़ बच रही है, उसका दिमाग में ध्यान नहीं आ रहा अभी, हाँ टाइम, तुम्हारा टाइम, ठीक है ना, और तुम्हारा एक है तुम्हारा टाइम। तो टाइम भी तुम्हारा क्या है? ये है फंडामेंटल क्वांटिटी में आ जाता है, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसकी यूनिट क्या है ये जरा देखिएगा, ये लेंथ की जो यूनिट है वो है तुम्हारी मीटर, ठीक है ना, मीटर। और मास की यूनिट है वो है तुम्हारी क्या? किलोग्राम, मास की यूनिट है तुम्हारी किलोग्राम, ठीक। और टेम्परेचर की यूनिट तुम्हारी क्या है? केल्विन, केल्विन, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या है तुम्हारी इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर, ठीक है ना, इसकी यूनिट एम्पियर है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है? मोल, ठीक। और इसकी यूनिट तुम्हारी क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की? कैंडिला, कैंडिला, ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हारी जितनी भी ये क्वांटिटीज हैं, कौन सी? डिराइव्ड, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, ठीक है। तो ये तुम्हारी इस तरीके से ऐसे करके 7 है टोटल, हाँ ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी टोटल 7 हो गई। अब आप एक चीज समझिएगा जरा ध्यान से, ये इनको छोड़ करके बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं, इतनी क्वांटिटीज को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? इतनी क्वांटिटीज को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज में कई सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कि लेंथ और मास, सॉरी लेंथ और टाइम, इन दोनों से, लेंथ मतलब लंबाई, किसी रास्ते की लंबाई हो सकती है, किसी के द्वारा चले गए रास्ते की लंबाई हो सकती है, जिसे डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और टाइम, तो इनसे मिलकर के कई सारी यूनिट्स बनाई जा सकती हैं। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड,
ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं अब इसमें देखिए इनके एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, अगर हम लोग इनके एग्जांपल्स ऐसे करके लिखना चाहें ऐसे करके, तो ये तुम्हारे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे ये एग्जांपल हो गए इसके, मान लीजिए स्पीड हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, स्पीड, ठीक है। और तुम्हारा जैसे एक्सेलरेशन हो गया या फोर्स हो गया, मान लीजिए फोर्स, ये चलिए एक्सेलरेशन लिख देते हैं पहले। एक्सेलरेशन इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ठीक है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ठीक। और तुम्हारा ये जैसे तुम्हारा फोर्स हो गया, फोर्स का मतलब हिंदी में हो जाता है बल, ठीक है ना, तो इसका हिंदी में मतलब हो जाता है बल। दूसरी चीज ऐसे करके मान लीजिए वर्क, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे करके वर्क, ठीक, ये तुम्हारा वर्क हो गया, वर्क भी तुम्हारा ऐसे हो जाता है। तो ऐसे करके ढेर सारी यूनिट्स हैं, ढेर सारी क्वांटिटीज हैं जो मतलब तुम्हारी आ जाती हैं डिराइव्ड में। जैसे तुम्हारा स्पीड है, स्पीड तुम्हारा दो चीज़ों से डिराइव हुआ है, एक तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये तुम्हारा दो चीज़ों से डिराइव हुआ है। डिस्टेंस जो होती है वो एक रास्ते की लंबाई होती है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी एक तरीके की लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ है, डिस्टेंस भी क्या है, एक तरीके की लेंथ है। और तुम्हारा लेंथ अपॉन टाइम ऐसे करके हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो इस तरीके से ऐसे, अरे हाँ, अगर आप यहाँ पर ऐसे करके ध्यान दो तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, क्या, एक चीज आपको ऐसे करके ये समझ में आ जाएगी कि ये जो तुम्हारी लेंथ है, लेंथ ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना, फंडामेंटल। और तुम्हारी जो टाइम है वो भी तुम्हारी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। तो कुल मिलाकर के जो तुम्हारी स्पीड है वो तुम्हारी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाई गई है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की अगर हम लोग बात करें ऐसे करके, ठीक है, एक्सीलरेशन की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा इसको इधर जगह दे देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सीलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब तुम्हारा लेंथ, तो इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है तुम्हारी डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक, ये इसकी यूनिट यही होती है तुम्हारा, ठीक, इस तरीके से। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, इसका मतलब ये भी तुम्हारी कैसे किससे बनी हुई है, ये भी तुम्हारी फंडामेंटल से बनी हुई है, ठीक है ना, फंडामेंटल मतलब ऐसे करके समझिएगा, डिस्टेंस एक तरीके से तुम्हारी लेंथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली चीज यहाँ पर भी ऐसे करके पूरी की पूरी कंप्लीटली होल्ड कर जाती है ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरीके से तुम्हारी ये चीज कंप्लीटली होल्ड कर जाती है। दूसरी चीज, अब आते हैं हम लोग फोर्स पर। फोर्स, तो फोर्स तुम्हारा क्या है, फोर्स जो जो होता है वो तुम्हारा होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का मतलब ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसकी, एक्सीलरेशन की। और फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा टाइम का स्क्वायर ऐसे ऐसे करके ये हो जाता है, ठीक, ये चीज है। तो यहाँ पर जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो तुम्हारा मास है, मास, ठीक है ना, मास ये भी तुम्हारा क्या है, फंडामेंटल है, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा फंडामेंटल है ऐसे ऐसे करके, ठीक। और जो तुम्हारा टाइम है वो भी तुम्हारा फंडामेंटल है, टाइम है वो भी तुम्हारा फंडामेंटल है ऐसे करके। तो तीन क्वांटिटीज यहाँ पर तुम्हारी फंडामेंटल में है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी फंडामेंटल से ही यूज हुआ है। तो कुल मिलाकर के मोर देन वन तुम्हारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से इन क्वांटिटीज को डिराइव किया गया है, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, प्रॉपर्टीज की हम लोग जब बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो तुम्हारा प्रॉपर्टीज की बात करने पर ऐसे करके ये तुम्हारा ऐसे, और हाँ, प्रॉपर्टीज की जब हम लोग बात करते हैं तो ये तुम्हारी दो तरीके की क्वांटिटीज आ जाती हैं आंखों के सामने। तो तुम्हारी दो तरीके की क्वांटिटीज बिल्कुल आंखों के सामने आती हैं ऐसे करके, ठीक, हाँ, ऐसे करके तुम्हारी दो क्वांटिटीज बिल्कुल सामने आ जाती हैं यूं करके, ठीक है। एक तुम्हारी क्वांटिटी आ जाती है स्केलर और एक आ जाती है वेक्टर, ठीक है ना। एक तुम्हारी क्वांटिटी आ जाती है स्केलर और एक आ जाती है वेक्टर, एक आ जाती है वेक्टर, ठीक है ना, स्केलर और वेक्टर। अब आप एक चीज ये समझिए, अब आप एक चीज ये समझिए ऐसे करके कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज, जैसे हम लोग सब्जी जब खरीदने जाते हैं तो हम लोग सब्जी वाले को बोलते हैं कि हमें 2 किलोग्राम आलू दे दो। क्या बोलते हैं हम लोग, कि हमें 2 किलोग्राम आलू दे दो, है ना। तो हम 2 किलोग्राम आलू अपने बैग में डाल लेते हैं, चले आते हैं, है कि नहीं। अच्छा, यहां पर हमने सिर्फ उसके क्वांटिटी की बात बताई है, एक नंबर बताया है और यूनिट बताई है। एक नंबर बताया जो कि उसकी क्वांटिटी को बता रहा था, और एक यूनिट बताई है, वो यूनिट ये बताती है कि आपने कौन सी क्वांटिटी की बात करी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात करी है। मैंने बोला 2 किलोग्राम, तो किलोग्राम उसके मास के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटी में जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं,
ठीक है। अच्छा एक बार क्या हुआ कि हम अगर किसी को मान लीजिए जैसे किसी को कोई सजा देता है, कोई मान लीजिए कोई आर्मी में चला गया तो उसने आर्मी में किसी जवान के बॉस ने उसको सजा दी कि तुमको आज 20 किलोमीटर दौड़ना है, 20 किलोमीटर तुम्हें दौड़ना है। मगर आर्मी ऑफिसर ये थोड़ी ना तुम्हें बताएगा कि तुमको किस डायरेक्शन में दौड़ना है, कि तुम्हें किस डायरेक्शन में दौड़ना है। डायरेक्शन नहीं, तो उसको 20 किलोमीटर के रन रन चाहिए, 20 किलोमीटर तुम्हें दौड़ाना है उसको, तो वो 20 किलोमीटर तुम्हें दौड़ा के रहेगा। मगर उसने डायरेक्शन नहीं बताता है वो, कि डायरेक्शन की तुम इधर उत्तर दिशा में दौड़ो या पश्चिम दिशा में दौड़ो। किसी भी डायरेक्शन में दौड़ो मगर दौड़ो, किसी भी डायरेक्शन में दौड़ो मगर दौड़ो। तो वो होती है रास्ते की लंबाई, जिसमें हम कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं बताते, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने। उसके रास्ते की लंबाई का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हिंदी में परिमाण। परिमाण का मतलब मेजर्ड वैल्यू, माप की गई एक अंक में उसका मान कितना है, ठीक है। मगर जब कभी कभी हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। जैसे हमने बोला कि हम गाड़ी खींच रहे थे, हम गाड़ी खींच रहे थे मगर गाड़ी चली नहीं। हम गाड़ी खींच रहे थे या हमने गाड़ी पर फोर्स लगाया, कोई बोले गाड़ी पर फोर्स लगाया, हमने 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया मगर गाड़ी चली नहीं। तो गाड़ी क्यों नहीं चली, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर एक दीवार है और मान लेते हैं कि गाड़ी ऐसे करके खड़ी हुई है, गाड़ी ऐसे 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 करके खड़ी हुई है। अब आप ऐसे करके अगर फोर्स लगाओगे तो गाड़ी कैसे चल देगी? गाड़ी तो दीवार से सटी हुई बिल्कुल है और आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। आपने भले ही चाहे 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया हो या 2000 न्यूटन का फोर्स लगाया हो, मगर गाड़ी नहीं चली। मगर हाँ, अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हैं, अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हैं, सपोज ऐसे ना लगा करके अगर आप ऐसे फोर्स लगा देते हैं 1000 न्यूटन का, तो 100% है कि गाड़ी चल पड़ेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजिक्स में, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, दिशा के साथ साथ। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन का बहुत ही अहम रोल प्ले होता है, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें हम डायरेक्शन अगर ना बताएं तो वो अधूरी हैं, उनका कोई मान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है फिर उनकी। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो स्केलर में यही क्वांटिटीज आ जाती हैं, दोज क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। और स्केलर क्वांटिटीज की सबसे खास बात यह होती है कि स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्टली जोड़ा घटाया जा सकता है। मगर वेक्टर क्वांटिटीज में दो चीजें होती हैं, एक तुम्हारा होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो इनके जोड़ने घटाने के लिए इनका डायरेक्शन भी साथ में जुड़ता घटता है। अब आप ये सोचेंगे कि सर हमने अभी तक नंबर से नंबर घटाए हैं, नंबर से नंबर जोड़े हैं, हमने डायरेक्शन कब जोड़ ली घटा ली? तो डायरेक्शन कब जोड़ ली घटा ली, ये चीज तुम्हें हम बताएंगे कि क्या डायरेक्शन कैसे जोड़ी जाती है, कैसे घटाई जाती है। तो जरा देखिएगा, स्केलर क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारी दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये इनकी सबसे खास बात होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्लियर हुई चीज? सो दिस इज द रीजन। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बट हाँ, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, बहुत डिटेल से। तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा वो चार्ट, ये है तुम्हारा एक तरीके से वो हायरार्की सिस्टम, जहां से क्वांटिटीज के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज का पूरा एनालिसिस, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं जरा स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज की अगर हम लोग बात करें, स्केलर क्वांटिटीज की अगर हम लोग बात करें, तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है ना। क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। क्वांटिटीज यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज those physical quantities those physical quantities who have only magnitude, who have only magnitude, who have only magnitude,
ठीक, मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। उन्हीं को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, जिनमें मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। बट इसकी हम लोग कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा लेंथ, लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक, जैसे तुम्हारा टाइम, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होती है। हम बताएंगे अभी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज में क्यों रखते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा वर्क, एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 10th क्लास में पढ़ के आए होगे आप लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और तुम्हारा जो है, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। और ऐसे ही तुम्हारे जैसे टेम्परेचर, ठीक है ना, ईटीसी, एरिया, वॉल्यूम, ईटीसी, ठीक है ना। तो ये सभी तुम्हारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्यों रखते हैं स्केलर में, इसके इसके लिए हम आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताएंगे, मगर कब, जब हम आपको वेक्टरों के कुछ नियम पढ़ा देंगे। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटीज के अंतर्गत रखा गया है, उसके पीछे का रीजन मैं आपको वेक्टर्स में बताऊंगा, जब वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं जरा वेक्टर क्वांटिटीज में। वेक्टर क्वांटिटीज में, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं ये समझिएगा जरा। हमने जैसे कि अभी बताया आप लोगों को कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की हेल्प लेते हैं, जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज who have magnitude as well as direction, magnitude and डायरेक्शन बोथ, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि चलिए देखिएगा, जैसे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है ना। और तुम्हारा फोर्स हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, और साथ में तुम्हारा टॉर्क हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इत्यादि, ठीक। तो तुम्हारा ये हो गया, जा करके ऐसे करके, इसने इतने को हम लोग ये चीज कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज हम लोग ऐसे करके कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तुम्हारा वेक्टर, मतलब इन एग्जांपल्स को हम लोग वेक्टर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। इसके अलावा सिर्फ इतना नहीं है, बहुत और भी कई सारी क्वांटिटीज हैं, सारी लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी हो गई स्केलर और वेक्टर की बात। अब दूसरी चीज आती है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मास है, लिख दिया मैंने इतने किलोग्राम, बस काम खत्म। मगर वेक्टर को, वेक्टर के बारे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस, तो सबसे पहली चीज आ जाती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। वेक्टर को एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी वेक्टर होता है उसको एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। जब हम लोग ग्राफ मतलब किसी पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक। हाँ, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। वेक्टर को एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके वेक्टर को ऐसे करके एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो वेक्टर की जो लंबाई, इसकी जो एरो की लंबाई होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे करके, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे ऐसे करके मैग्नीट्यूड। इसकी जो लंबाई होती है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इसको ऐसे करके, ये तुम्हारा हेड है, ये तुम्हारा हेड है, ठीक है। ये तुम्हारा हेड है, जो कि एरो का जो हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल, ठीक है ना। इसको हम लोग टेल बोलते हैं, टेल मतलब पूंछ। इसको हम क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक कुछ नहीं है बल्कि बस इतना है कि बताने में हमें आसानी रहेगी। आगे हम कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ नियम बताएंगे, कुछ रूल्स बताएंगे, तो वहाँ पर हम लोग बार बार इसका नाम लेंगे कि हेड हेड हेड, या टेल टेल टेल, ऐसे करके हम लोग उसका नाम लेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि ये मतलब है। अगर हम मान लीजिए कि कोई खूंटी है, सपोज दैट, कोई खूंटी समझते हैं जिसपे मान लीजिए गाय भैंस बंधती है, सपोज दैट, तो गाय गाय भैंस जिस पर बंधती है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे कोई खूंटी से कोई गाय भैंस बंधी हुई है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। किसी खूंटी से कोई गाय भैंस बंधी हुई है ऐसे करके, ठीक। और मान लेते हैं ऐसे करके, एग्जाम्पल में जैसे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके सपोज दैट, ये मान लेते हैं कि कोई एक खूंटी है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये मान लेते हैं कि कोई खूंटी है ऐसे करके, और ये मान लेते हैं कि कोई खूंटी है ऐसे करके, और ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे ऐसे करके ये है, ठीक। ये मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ये कोई भैंस है। ये भैंस इस खूंटी से बंधी हुई रस्सी को खींचती है। ये जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगी उतनी ज़्यादा रस्सी खींचेगी। मतलब रस्सी जो है ना वो मान लीजिए रबर की है, फॉर एग्जाम्पल रबर की है, ठीक है ना। रस्सी जो है ना वो मान लीजिए रबर की है, रबर की है, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगी उतने ज़्यादा रस्सी खींचेगी, उतना ज़्यादा लंबा एरो बनेगा। तो मान लेते हैं कि जैसे अगर ये 100 न्यूटन का अगर ये फोर्स लगा रही है, ठीक है ना, ऐसे करके, तो 100 न्यूटन का अगर ये फोर्स लगा रही है तो उतना ही तो हम लोग ऐसे करके इसको लिखते हैं, ऐसे करके एफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और बाद में लिख देता हूँ इन ईस्ट, या ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, किस डायरेक्शन में, तो हम लोग लिखेंगे कि इस वाली भैंस ने इस डायरेक्शन में इतने न्यूटन का फोर्स लगाया। तो हम लोग ऐसे करके इसको लिखते हैं, ठीक है ना। ये होता है इसका पूरा लॉजिक, नोट कर लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ये चीज़ों को करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ऐसे करके अब मान लीजिए कि जैसे कोई भैंस कम फोर्स लगाती है तो उसकी रस्सी की लंबाई कम खींचेगी। मतलब ये मैं समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि कैसे एरो की लंबाई कैसे ज्यादा कैसे कम हो जाती है। ये एक समझने का तरीका है कि अगर किसी खूंटी से बंधी हुई रस्सी को हम खींचते हैं, वो रस्सी अगर एक रबर की है, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे रबर बढ़ेगी। बिल्कुल वैसे ही हम वेक्टर की लंबाई ज्यादा दिखाएंगे वहां पर, है ना। वो एरो की लंबाई हम लोग ज्यादा लेंगे फिर वहां पर, इसीलिए ताकि समझने में आसानी हो जाए, इसी वजह से मैंने इसको ऐसे करके बनाया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। अच्छा, वेक्टर्स के कई सारे टाइप होते हैं, कई सारे टाइप मतलब इन द सेंस कि कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड
जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको बोल देते हैं नल वेक्टर। और एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, उसको हम लोग बोल देते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर का मतलब एकांक सदिश, उसको बोल देते हैं यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश, ठीक है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं। अरे हम आपने लिखा नहीं है अभी, इसको लिख लीजिए जल्दी से। हाँ, इधर तो आपने लिख लिया था मेरे ख्याल से, इधर आपने लिख लिया था, इसको लिख लीजिए जल्दी से आप, ठीक है। मैं यहीं पर हूँ, आप लिख लीजिए, हमें बता दीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए। तो आगे वाला पन्ना भी आप नोट कर लीजिए। हाँ, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ये भी आपने पहले ही नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखिएगा। इनमें एक है तुम्हारा नल वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक नल वेक्टर। तो इसका होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, वेक्टर whose magnitude is जीरो, वेक्टर whose magnitude is जीरो, ठीक।
एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको बोलते हैं नल वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर नाम की चीज होती है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, a vector whose magnitude is 1। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स। तो तुम्हारे इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। Those vectors having magnitude and direction same, having same magnitude and direction, magnitude and direction, having same magnitude and direction। ठीक। दूसरी चीज पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जो पैरेलल हों, ठीक है ना, जिनके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, हैविंग डिफरेंट और इक्वल मैग्नीट्यूड्स बट द डायरेक्शन इज सेम। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, ये चीज याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। ठीक, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। अच्छा, दूसरी चीज़ जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को डायग्राम से भी बता देता हूँ तो पहचानने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं तो इक्वल वेक्टर्स जस्ट लाइक दिस, कि जैसे ऐसे करके हमने ये वेक्टर बनाया, एक एक तुम्हारा ये वेक्टर है ऐसे करके यूं करके, और एक वेक्टर इसी के पैरेलल यहाँ पर भी है। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए ये वाला तुम्हारा ए वेक्टर है और ये वाला तुम्हारा बी वेक्टर है, तो हम लोग इसको लिखते हैं वेक्टर ए। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी। इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये वाले जो वेक्टर होते हैं ये तुम्हारे ऐसे भी हो सकते हैं, एक वेक्टर ये है, मान लेते हैं एक वेक्टर तुम्हारा ऐसे करके है। ठीक है ना, दूसरा वेक्टर तुम्हारा ऐसे करके भी हो सकता है, दूसरा वेक्टर तुम्हारा ऐसे करके भी हो सकता है। ये तुम्हारा ए वेक्टर है एंड दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, मगर हाँ, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, इक्वल का मतलब डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब सेम बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए। बट अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? अपोजिट वेक्टर्स तो उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अपोजिट वेक्टर्स में एक दूसरे के एंटी पैरेलल या पैरेलल भी, उनको एंटी पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो तो हम लोग उनको बोल देते हैं ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा देखते हैं ऐसे करके यूं करके, तो जैसे ये तुम्हारा हो गया एक, ये तुम्हारा हो गया दो, ये तुम्हारा हो गया तीन, ये तुम्हारा हो गया चार। अब बाकी जो डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल बिना काम की हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ डेफिनेशन मात्र हैं, हमारे कैलकुलेशन में यूज नहीं होती हैं। ठीक है, हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आपके पास में जो भी आपकी बुक हो एक बार डेफिनेशन आप रीडिंग जरूर मान लेना, बस, और उसके अलावा और कुछ नहीं करना उनमें। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गए। यूनिट वेक्टर्स जो हैं ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट वेक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एज ये तुम्हारे पूरे एकदम जीवन भर साथ चलेंगे। पूरी मैकेनिक्स, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये यूनिट वेक्टर पर चलेगी। यूनिट वेक्टर जो होते हैं इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। अब यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो तुम्हारे वन ही होते हैं, चाहे जिस भी डायरेक्शन में हो। अगर कोई गाय कोई भैंस अगर मान लीजिए कि उत्तर दिशा में फोर्स लगा रही है 1 न्यूटन का, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 1 यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अगर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो तुम्हारा अब आते हैं हम लोग डायरेक्शंस की ओर। डायरेक्शंस देखिए जरा, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के केस में अगर हम आपको बताएं तो डायरेक्शन हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो डायरेक्शंस, डायरेक्शन का सेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी तक हम लोग डायरेक्शंस पढ़ते हैं एक्स मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इस तरीके की, मगर यहाँ पर जब हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो होगी तुम्हारी ऐसे करके एक्स वाई और जेड डायरेक्शन।
ठीक है ना, इस तरीके से। ये तुम्हारी वाई डायरेक्शन, ये वाली तुम्हारी एक्स डायरेक्शन, ऐसे करके, ठीक है ना। और ये जो तुम्हारी डायरेक्शन है ये है तुम्हारी जेड डायरेक्शन। तो ये है तुम्हारी एक्स, और ये है तुम्हारी वाई, और ये है तुम्हारी जेड। ठीक, ये तुम्हारी जेड डायरेक्शन है। तो तीनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। और हाँ, इनके जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो तुम्हारी जेड डैश होगी, जो कि इसके ठीक अपोजिट, इसके ठीक अपोजिट एक्स डैश, इसके ठीक अपोजिट वाई डैश डायरेक्शन। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। ये तुम्हारे 90 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे इधर भी तुम्हारा 90 डिग्री का ही एंगल होता है, और तुम्हारा इधर भी ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री का ही एंगल होता है, ठीक है ना। ऐसे करके 90 डिग्री का ही एंगल होता है, यूं करके, ठीक, इस तरीके से। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये तो तुम्हारे रहे डायरेक्शंस। अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। ये तुम्हारी मेन डायरेक्शंस हैं, ठीक है। मगर जब हम लोग डायरेक्शन, इनके बीच में भी कुछ हो सकती है। इनके बीच में मतलब इन द सेंस, जरूरी नहीं कि चलने वाला एक्स डायरेक्शन में ही चले, हो सकता है वो एक्स और वाई के बीच में चल रहा हो। जरूरी नहीं कि कोई वाई डायरेक्शन में ही चले, हो सकता है कि कोई वाई और किसी दूसरी डायरेक्शन के बीच में चले। जरूरी नहीं कि कोई एक्स डायरेक्शन में चले, कोई हो सकता है कि एक्स और बाकी डायरेक्शंस के बीच में चले, ठीक है ना। ये चल भी सकता है दोनों बीच में। तो चलिए, हम लोग ये जान चुके हैं कि ये हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड। तो चलिए, ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। अब मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमसे कोई ऐसे करके कह दे, हमसे कोई ऐसे करके कह दे कि एक आदमी ऐसे ऐसे करके जा रहा था, किधर जा रहा था, सपोज दैट मान लेते हैं ऐसे करके, ये तुम्हारी एक्स हो, ये मान लेते हैं ये तुम्हारी एक्स डायरेक्शन हो गई ऐसे करके, ठीक है, ये तुम्हारी हो गई एक्स डायरेक्शन ऐसे करके, ठीक, यूं करके। और ये वाली हो गई तुम्हारी वाई डायरेक्शन ऐसे करके, यूं करके, ठीक, ऐसे करके। ये वाली तुम्हारी ऐसे करके वाई डायरेक्शन हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक। अच्छा, अब समझिएगा, ये तुम्हारी एक्स डायरेक्शन, ये तुम्हारी वाई डायरेक्शन, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि हाँ 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 हाँ, चलिए एक मिनट, मैंने एक्स वाई तो बता दिया, चलिए ठीक है। मान लीजिए कि जैसे अगर हम तुमसे कहें कि एक पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पर, एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है ऐसे करके, सपोज दैट। और ये पॉइंट ऐसा है कि अगर हम यहाँ से ओरिजिन से अगर इसको ऐसे करके जोड़ देते हैं, इसको ऐसे करके, तो इस डायरेक्शन को हम क्या नाम देंगे, इसको हम क्या ये नाम देंगे कि ये एक्स वाई के बीच में है। एक्स वाई के बीच में है ऐसा नहीं दे सकते, रीजन क्योंकि एक्स वाई के एग्जैक्टली बीच में तो नहीं है, नीचे से एंगल ज्यादा बना रहा है, ऊपर से एंगल कम बना रहा है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे करके नाम देते हैं। मान लेते हैं ऐसे करके, ये वाला तुम्हारा जो एंगल है वो तुम्हारा थीटा डिग्री है, ठीक है। तो थीटा डिग्री है ये कहाँ से, ये एक्स डायरेक्शन से वाई की ओर जब आप थीटा डिग्री चलोगे तो आप इस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, इस डायरेक्शन में। तो हम लोग लिखेंगे इसको थीटा डिग्री वाई ऑफ एक्स, इसको ऐसे करके लिखा जाता है, इस डायरेक्शन को ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है, थीटा डिग्री वाई ऑफ एक्स, वाई ऑफ एक्स, इसको ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है ना, थीटा डिग्री वाई ऑफ एक्स। अगर हमें इस वाले पॉइंट का पूरा एड्रेस बताना हो, पूरा एड्रेस, तो हम इस एरो की लंबाई लिख देते हैं। मान लेते हैं इस एरो की लंबाई है सपोज दैट 100 मीटर, मान लेते हैं इसकी लंबाई है 100 मीटर। तो पॉइंट पी का जो कंप्लीट एड्रेस होगा वो क्या होगा, 100 मीटर थीटा डिग्री वाई ऑफ एक्स। तो हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, कंप्लीट एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ पॉइंट पी। तो हम लोग लिख देते हैं 100 मीटर्स, 100 मीटर्स थीटा डिग्री वाई ऑफ एक्स, ठीक, 100 मीटर्स थीटा डिग्री वाई ऑफ एक्स। अब आप समझ जाइए, थीटा डिग्री आप वाई की तरफ चलिए एक्स से, और उसके बाद 100 मीटर चलिए, सीधे पहुंच जाएंगे पॉइंट पी पर। तो ये इसका एड्रेस है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पता है आपको, जो पायलट होते हैं ना, पायलट पायलट ऐसी ही लैंग्वेज यूज करते हैं। जब जमीन पर बैठा हुआ पायलट को जो रास्ता बताता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, देखो उसको क्या नाम बोलते हैं यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, बहुत अच्छी सी जॉब होती है उसकी, एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बताता है कि आप जहाज जहां पर है आपका, आप यहां से 30 डिग्री नॉर्थ ले लीजिए और 40 डिग्री डाउन ले लीजिए। तो आप 30 डिग्री नॉर्थ 40 डिग्री डाउन, और आप पहुंच जाएंगे नैरोबी, फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे करके वो लोग उसको एड्रेस बताते हैं कि आपका जहाज, नहीं तो जरा सोचो, जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, उसको कैसे पता चलेगा कि किस दिशा में उत्तर है, किस दिशा में पूरब है। उसके पास में मीटर लगे होते हैं, जो मीटर लगे होते हैं, मतलब मीटर बोले तो डिवाइसेस होती हैं, डिस्प्ले होता है, उस डिस्प्ले में पूरा दिखता रहता है, ठीक है, कि वो इस समय करंट लोकेशन क्या है। तो वो, और वहां पर उसके पास में पूरा पैनल होता ही होता है, पैनल से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं और डिस्प्ले पे दिखने लगता है कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही करके अगर हम मान लेते हैं ऐसे करके, सपोज दैट, अगर हम सपोज दैट ऐसे करके हम ये काम ये करते हैं,
ऐसे करके ये यहाँ, ऐसे करके ये इस तरफ ऐसे करके, और मान लेते हैं ऐसे करके, सपोज दैट ये मान लेते हैं ऐसे, और ये मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक, यूं करके ऐसे करके जाते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं ये तुम्हारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये तुम्हारा साउथ है, और ये तुम्हारा ईस्ट है, ये तुम्हारा ईस्ट है, और ये तुम्हारा वेस्ट है, ठीक। तो अब सपोज दैट कि कोई अगर ऐसे करके जा रहा है, अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको इस डायरेक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका एक तरीका ये भी है, ठीक है, एक तरीका इसका ये भी है, ऐसे करके भी लिखा जा सकता है जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है, और इसको ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये वाला जो एंगल है तुम्हारा, ये 90 माइनस थीटा है, ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा है कि नहीं। तो हम लोग इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा डिग्री, 90 माइनस थीटा डिग्री एक्स ऑफ वाई, वाई से एक्स की तरफ, ठीक है ना, एक्स ऑफ वाई। तो इसको ऐसे भी करके लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इसको ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करके लिख दें, मान लीजिए ये वाली डायरेक्शन है क्यू, ये तुम्हारा पॉइंट क्यू है, और मान लेते हैं ये वाला जो डायरेक्शन है तुम्हारा, ये ऐसे करके, ये मान लेते हैं ऐसे करके पी है, मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा पी है, ठीक है। और मान लेते हैं कि जैसे ऐसे करके सपोज दैट ऐसे करके, ये मान लेते हैं ऐसे करके, ये मान लेते हैं तुम्हारा सपोज दैट आर है, ये वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा मान लेते हैं आर है, ठीक। तो अगर हम एक एक करके बात करें, ये वाला जो तुम्हारा एंगल है, सपोज दैट ये वाला एंगल है सपोज दैट 70 डिग्री, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा एंगल है सपोज दैट 40 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो ये वाला जो एंगल है ऐसे करके, ये वाला जो एंगल है ये है मान लीजिए 25 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग इनको कैसे करके लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इनके सभी के नाम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पी के जो डायरेक्शन है हम लोग लिखेंगे 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो हम लोग इसको लिखेंगे 70 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तुम्हारा बचेगा कितना 20 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 डिग्री, 20 डिग्री, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, ये उल्टा हो गया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ से ईस्ट की ओर चलेंगे, 70 डिग्री नॉर्थ की तरफ ईस्ट से, ठीक है ना। 20 डिग्री किधर लिखेंगे, 20 डिग्री ये वाला एंगल होगा, तो हम लोग लिखेंगे 70 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक, ये हो गया। ऐसे ही 40 डिग्री का, 40 डिग्री का हम लोग क्या लिखेंगे, 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कंप्लीट डायरेक्शंस। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है, इसमें आपको इसकी दूसरा एड्रेस लिख करके लाना है, किसका, क्यू और आर का। जो दूसरा एड्रेस है, दूसरा एड्रेस मतलब दूसरी डायरेक्शन, मतलब दूसरे टर्म्स में, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, जैसे तुम्हारा इसमें बताया मैंने, तो आपको दूसरे दूसरे इसमें डायरेक्शन लिखनी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा बढ़िया से, और कल हम लोग इसके आगे की चीजें सीखेंगे, यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कंपोनेंट्स, ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।